यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एग्ज़ाम में आप सभी समस्त सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की जो इस चैनल के माध्यम से हम लोग आज हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए आज हम लोग हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट जिसको आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं वह आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग सीधा इस हिंदी के महाकुंभ में भाग लेते हैं। आपका पहला प्रश्न जो होगा वह है कि जब तक सांस तब तक आस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। जब तक सांस तब तक आस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में है आशा जीवन पर्याप्त बनी रहती है। ऑप्शन बी में है कि कभी निराश नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी है जीवन अतुल्य है। ऑप्शन डी है कि कोई नहीं। यह बोल रहा है कि जब तक सांस तब तक आस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो हम बोलना चाहेंगे कि एक कहावत है कि कागा शबतन खाइयो, कागा शबतन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस। क्या बोल रहा है कि कागा शबतन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। ये मतलब एक प्रेमी प्रेमिका के बारे में कहा गया है कि एक प्रेमिका जो है वह अपने शरीर जब निधन के अवस्था में रहता है तो अपने कागा गिद्ध गरुड़ से प्रार्थना करते हैं कि कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। तो ये जो आस शब्द है यह क्या चीज़ है। आस शब्द जो है यह आस क्या है। आशा। आस क्या है। आशा। जब तक सांस तब तक आस लोकोक्ति का अर्थ क्या है कि आशा जीवन पर्याप्त बनी रहती है। आशा जीवन क्या होता है, पर्याप्त बनी रहती है, जिससे हम आपको दोहा के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास किए हैं कि जब तक सांस तब तक आस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो आशा जीवन पर्याप्त बनी रहती है। आशा जीवन क्या रहती है, पर्याप्त बनी रहती है, जिसमें यह है कि कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए आस करते हैं। तो यही बात है कि जब तक सांस है तब तक आस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, आशा जीवन पर्याप्त बनी रहती है। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लिए। अब आगे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद क्या होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग तो जानते होइएगा कि भेद क्रिया का जो भेद है वह दो प्रकार के होते हैं। क्रिया का भेद जो है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होते हैं। क्रिया का जो भेद है वह कितने प्रकार के होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया का जो भेद है वह दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, इसमें एक है सकर्मक और एक है अकर्मक। क्या होता है, एक है सकर्मक, एक क्या है, सकर्मक है। एक क्या चीज़ है, क्रमक। एक क्या है, सक्रमक। एक क्या है, सकर्मक, और दूसरा क्या है, अकर्मक। दूसरा क्या है, अकर्मक। दूसरा क्या है, अकर्मक। दूसरा है अकर्मक। सकर्मक मतलब क्या होता है, सकर्मक जब कर्म साथ साथ होता है, जब कर्म क्या होता है, साथ साथ होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सकर्मक है। और जब क्रिया अकर्मक होता है, जब क्रिया के दरमियान जब कर्म साथ में नहीं होता है, जब कर्म साथ में नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकर्मक। जब क्रिया के साथ साथ
कर्म के साथ साथ जो क्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक। तो सकर्मक मतलब क्या होता है कि मतलब ये है कि रानी पत्र लिख रही है, यह सकर्मक क्रिया है। रानी पत्र लिख रही है, पत्र क्या है, पत्र लिख रही है, यह सकर्मक क्रिया है। और रानी रो रही है, यह अकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया मतलब क्या कि कोई काम जो है ना क्रिया के साथ साथ होना चाहिए। जैसे रानी पत्र लिख रही है तो यह सकर्मक क्रिया है, और रानी रो रही है यह क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, जो एक है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। सकर्मक मतलब रानी पत्र लिख रही है, यह क्या है, सकर्मक क्रिया है। रानी रो रही है, यह क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो सकर्मक और अकर्मक देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि सांप का काटा पानी नहीं मांगता, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। सांप का काटा क्या बोल रहा है कि सांप का काटा, सांप का काटा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। सांप का काटा, सांप का काटा पानी नहीं मांगता, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। एक में है कुटिल व्यक्ति से बचना चाहिए, बी में है कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं पाता है, सी में है कुटिल खतरनाक होती है, और डी में है कोई नहीं। यह बोल रहा है कि सांप का काटा पानी नहीं मांगता, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका आप लोग साधारण से एग्जाम्पल अपने परिवार के अंदर देखते होइएगा कि देवरानी जेठानी से बोलती है, देवरानी क्या बोलती है, जेठानी से बोलती है कि बाप रे, अगर मेरी जेठानी अगर काट लिया ना तो बचना मुश्किल है। मतलब वो क्या है, सांप का काटा पानी नहीं मांगता, मतलब एक दूसरे को वो क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, वो एक दूसरे को कुटिल व्यक्ति की चाल समझा जाता है। एक दूसरे व्यक्ति को क्या बोलता है, कुटिल व्यक्ति की चाल बोला जाता है कि मतलब फलना आदमी का काटा तो पानी नहीं मांगता, मतलब वह कुटिल आदमी है। तो सांप का काटा पानी नहीं मांगता, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है कि कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं पाता है। कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। सांप का काटा पानी नहीं मांगता, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है कि कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं पाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पे आ गए। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि सुचारू शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सुचारू शब्द में, सुचारू शब्द में, सुचारू शब्द में, सुचारू शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सुचारू शब्द में। तो चलिए आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और परित्यय को हम लोग क्या करते हैं, आज पूरे झंझट इस वीडियो में समाप्त कर देते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग किसे बोलते हैं आप लोग, उपसर्ग किसे बोलते हैं आप लोग, उपसर्ग क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं आप लोग, उपसर्ग। और एक होता है परित्यय। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे लगा हो, जो किसी शब्द के आगे लगा हो और उस शब्द का सुंदरता बदल जाए, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के आगे लगे और उस शब्द का सुंदरता बदले एवं रोचकता बदल जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग जो बोलते हैं, तो उपसर्ग का पहचान, उपसर्ग मतलब क्या, देखिए उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग का क्या होता है, उपसर्ग कहाँ लगता है, उपसर्ग कहाँ लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे। उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे लगता है। और परित्यय कहाँ लगता है, पीछे लगता है। तो उपसर्ग मतलब आगे लगता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सुचारू शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग निकालना है और यहाँ क्या है, सुचारू, क्या है, सुचारू, सुचारू। तो सुचारू है
अब सुचारू में देखिए हम लोग पीछे से देख रहे हैं, रू शब्द का तो कोई मतलब नहीं है, चा शब्द का, तो ये क्या हो गया, चारू, क्या हो गया, चारू। और ये क्या है, चारू, तो ये शब्द है और इसमें हम लोग क्या कर दिए, सु लगा दिए, तो सु लगा दिए तो यह क्या हो गया, सुचारू। मतलब ये है कि उपसर्ग अगर कोई भी चीज कभी भी अगर सूते में भी आपको बोल देगा कि उठ, सुचारू का उपसर्ग क्या होगा, तो सुचारू का उपसर्ग क्या होगा, चारू शब्द तो होता है लेकिन सु उसमें लग गया, मतलब आगे से अगर कोई चीज उसमें जुड़ के अगर उस शब्द का रोचकता पैदा कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो चारू शब्द का तो, चारू का तो शब्द होता है लेकिन इसमें सु लग गया, तो सु जो लग गया तो यही ना क्या हो गया, उपसर्ग। यह क्या हो गया, उपसर्ग। मतलब कोई भी कभी भी अगर उपसर्ग निकालना हो आपको, तो आप लोग क्या करिएगा कि आगे से जो शब्द, आगे का ही शब्द उसमें क्या होता है, रोचकता पैदा करता है। पीछे तो ठीक है लेकिन आगे से अगर जो शब्द मिलके उस पूरे वाक्य को रोचकता पैदा कर देता है, उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो उपसर्ग मतलब क्या, आगे से छांट लेना है। तो चारू शब्द का तो शब्द होता है लेकिन सु इसमें लग गया तो सुचारू हो गया। तो सुचारू शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, सुचारू शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो सु उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो सुचारू में कौन सा शब्द का कौन सा मतलब उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। सुचारू में कौन सा उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। तो आप जान लिया, अब कोई भी चीज आपको अगर दे देगा आकर्षक, आकर्षण, आकर्षण दे देगा, तो कर्षण तो शब्द होता है, कर्षण क्या होता है, शब्द होता है। कर्षण तो शब्द है लेकिन इसमें ये आ लग गया, इसमें क्या लग गया, आ लग गया। तो यह आ जो लग गया यही तो रोचकता पैदा किया इसको कि आकर्षण। पहले था कर्षण, अब हो गया आकर्षण। तो आ जब ये लग गया तो यह क्या लग गया, उपसर्ग हो गया। आ क्या चीज हो गया, उपसर्ग हो गया। उपसर्ग क्या हो गया, आ उपसर्ग हो गया। आकर्षक में उपसर्ग आ हो गया, सुचारू में उपसर्ग सु हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग उपसर्ग पूरे अच्छा से जान गए होंगे। उपसर्ग आगे लगता है, आगे में वह शब्द जो पूरे वाक्य का रोचकता पैदा कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है कि आपका कौन सी क्रिया पूर्व कालिक क्रिया है, कौन सी क्रिया पूर्व कालिक क्रिया है। आप पूर्व कालिक क्रिया के बारे में समझिए। आज के बाद अगर पूर्व कालिक क्रिया में, आज के बाद अगर पूर्व कालिक क्रिया में अगर आपको दिक्कत हो जाएगा तो आप लोग बोलिएगा कि दिक्कत हो गया। ठीक है, चारू चंद्र के चंचल किरणें खेल रहे थे जलथल में। चारू चंद्र के चंचल किरणें खेल रहे थे जलथल में। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि कौन सी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया जो होता है, पूर्वकालिक क्रिया जो होता है वह क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया मतलब क्या कि एक काम समाप्त हुआ। क्या होता है, एक काम समाप्त हुआ, जस्ट तुरंत बाद अगर दूसरा काम कर रहे हैं। एक काम अगर समाप्त हुआ, जस्ट दूसरा काम कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसको बोलते हैं, एक काम समाप्त हुआ, दूसरा काम जब ये चालू हो गया तो वह क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया को जैसे क्या कि आज पटना जाना है तो कपड़ा पहनेंगे फिर पटना जाएंगे, तो कपड़ा पहनेंगे फिर पटना जो जाएंगे, यही तो है पूर्वकालिक क्रिया। कि पहले देखिए कपड़ा पहनेंगे पटना जाएंगे, तो यह क्या हो गया कि एक काम समाप्त हुआ है, कपड़ा पहने हैं फिर पटना भी निकलना है, तो यह क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। मतलब एक काम हुआ, जस्ट दूसरा काम शुरू हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे पढ़ाई किया तो पढ़ाई किया तो किया, इसके बाद तो कोई आगे पीछे कोई काम जुड़ नहीं रहा है। खाना खाया तो खाना खाया तो ठीक है। हाथ धोकर मारूंगा, हाथ धोकर खाऊंगा, हाथ धोकर जाऊंगा, तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया कौन हो गया, हाथ धोकर। भोजन किया तो किया, लेकिन यह क्या है, हाथ धोकर मारूंगा, हाथ धोकर खाऊंगा, हाथ धोकर जाऊंगा, हाथ धोकर पूजा करूंगा। यह क्या है, मतलब एक काम समाप्त होता है, दूसरा काम जस्ट तुरंत आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक
क्रिया। जैसे कपड़ा पहन के स्कूल जाऊंगा तो कपड़ा पहन लिए फिर स्कूल चलना है, तो यह क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। आशा करते हैं पूर्वकालिक क्रिया आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जो SSC GD के लिए यह हिंदी का वीडियो बहुत सिरदर्द साबित होगा। छोटे दिल वाले आदमी नहीं देखिएगा, वही फ़ायदा है। कारण एक एक चीज़ को इतना तिल को तार किया जा रहा है जो आप समझ नहीं पाइएगा कि कितना अंदर तक क्वेश्चन में जाया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, जो शायद आप नहीं देखे होइएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फिर कितना, कन्यादान में कौन सा समास है। अब देखिए कन्यादान में कौन सा समास है। एक में है कर्मधारय समास, बी में है द्विगु समास, सी में है तत्पुरुष समास और डी में है बहुव्रीहि समास। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पूर्वकालिक क्रिया समझ गए, उसके बाद उपसर्ग समझ गए। अब क्या होता है कि कन्यादान, अब समास भी समझ जाइएगा। इस वीडियो के माध्यम से समास अगर नहीं समझ गए तो आप बताइएगा कि हम समास नहीं समझ पाए, ठीक है। तो यह बोल रहा है कि कन्यादान में कौन सा समास है। तो इसका एक बात समझ लिए कि जहां पर दूसरा पद प्रधान होता है, कहाँ, जहां दूसरा पद प्रधान होता है, जहां दूसरा पद प्रधान होता है वहां क्या होता है, जहां दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जहां दूसरा पद, जहां लिखने का प्रयास करते हैं, जहां दूसरा पद प्रधान होता है, जहां दूसरा पद प्रधान होता है वहां क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। जहां पर दूसरा पद प्रधान होता है वहां तत्पुरुष समास होता है, और जहां पर प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब यहाँ समझने की बात है कि जहाँ दूसरा पद प्रधान होता है, तो दूसरा पद प्रधान मतलब क्या थी, कन्या तो है, एक मिनट रुक जाइए, कन्या तो है लेकिन उसमें क्या है, दान है, कन्यादान है, क्या है, कन्यादान है। जैसे देखिए कन्या तो है, कन्या तो है और उसमें क्या है, दान है, कन्यादान, क्या है, कन्यादान। तो इसमें क्या बोला है कि जिस, जहां पर दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जहां पर दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो कन्या तो शब्द है लेकिन इसमें क्या है, दान, क्या है, दान। तो यह दान क्या है, दूसरा पद प्रधान हो गया। कन्या सिंपल बात है लेकिन क्या है, कन्यादान। तो कन्यादान जो है, यही दान आपका क्या है, दूसरा पद है और यही प्रधान है, यही क्या है, प्रधान है। यह दूसरा पद क्या है, प्रधान है। तो जहां दूसरा पद प्रधान रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। तो यहाँ क्या है, दूसरा पद प्रधान है, दान। जैसे कन्यादान हो गया, भूमि दान हो गया, जल दान हो गया, गौ दान हो गया, अन्न दान हो गया, जल दान हो गया, ये सब क्या है, तत्पुरुष समास है। इसमें क्या है, सब दूसरा पद प्रधान है। जल दान, कन्यादान, अन्न दान, गौ दान, भूमि दान, वृक्ष दान, अनाज दान, खेत दान, पथार, पूरा क्या है, दान शब्द। जो इसमें क्या है, दूसरा पद प्रधान है, क्या है, दूसरा पद प्रधान है, इसलिए यह क्या हो गया, तत्पुरुष समास। और जिसमें प्रथम पद प्रधान रहेगा उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। जिसमें प्रथम पद प्रधान रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। और जिसमें दूसरा पद प्रधान रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग 7वां प्रश्न पे आ गए। 7वां प्रश्न, आज का जितना भी इस वीडियो के माध्यम से आप क्वेश्चन देखिएगा वह पूरा अपने आप में मतलब मिसाइल क्वेश्चन है। मिसाइल मैन जिसे APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता था। और इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपके सामने आता होगा वह अपने आप में मिसाइल प्रश्न है। एक एक प्रश्न के इतना निचोड़, इतना अंदर तक जाके आपको पढ़ाना, यही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। और यहाँ देखिए, यह 7वां क्वेश्चन पे आ गए। 7वां क्वेश्चन आपका बोला है कि नवग्रह में कौन सा समास है।
अब देखिए नवग्रह में कौन सा समास है, नवग्रह में कौन सा समास है। तो देखिए एक नोट करके लिख लीजिए आप लोग कि जब भी प्रश्न में संख्या का जिक्र हुआ हो, जब भी प्रश्न में क्या हुआ हो, संख्या का जिक्र हुआ हो, तो वह द्विगु समास कहलाएगा। वह कौन सा समास कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। तो एक में ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी में है द्विगु समास, सी में है तत्पुरुष समास और डी में है द्वंद्व समास। ठीक है, तो जैसे हम क्या बताए हैं नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि जब भी प्रश्न में संख्या का जिक्र हुआ हो तो वह द्विगु समास कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है नवग्रह, क्या लिखा हुआ है? नवग्रह, क्या लिखा हुआ है? नवग्रह। तो नवग्रह, तो यह ग्रह तो ठीक है, लेकिन यह क्या है? नव, नव मतलब न। तो हम क्या बोले हैं कि जब भी प्रश्न में संख्या का जिक्र हुआ हो तो वह कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अब द्विगु समास नवग्रह हो गया, चौराहा हो गया, चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, तिरंगा हो गया। यह क्या है? पूरे के पूरे ये जो हम बता रहे हैं यह पूरा एग्जाम्पल क्या है? टोटल एग्जाम्पल द्विगु समास है। चौराहा, तिराहा, पंचमुखी, पंचवटी, तिरंगा, नौरंगा, सतरंगा, ये सब क्या है? जितना भी ये आप देख रहे हैं संख्या से संबंधित ये जो जितना हम एग्जाम्पल बताए हैं यह सब क्या है? द्विगु समास है। अब बोलिएगा कि द्वंद्व समास, द्विगु और द्वंद्व में कितना आदमी को अंतर नहीं पता रहता है कि द्विगु समास हम किसको बोलेंगे और द्वंद्व समास हम किसको बोलेंगे। तो पहले तो आज क्लियर कर लीजिए कि द्विगु समास, द्विगु समास में आप लोग समझ गए नवग्रह, पंचमुखी, पंचवटी, तिरंगा, तिराहा, पचराहा, छौराहा, मतलब जो भी अगर संख्या से संबंधित रहेगा तो वह क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। जैसे बोलेगा कि तिरंगा कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। चौराहा कौन सा समास है? द्विगु समास है। पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु समास है। तो यह सब क्या है? द्विगु समास का उदाहरण क्या है, मतलब पहचानने का तरीका क्या है कि जिस जहाँ भी क्या लगा रहे प्रश्न में संख्या का जिक्र हुआ हो वो उसे क्या कहेंगे हम? द्विगु समास। अब द्वंद्व समास में आ गए। द्वंद्व समास का एग्जाम्पल देख लीजिए। द्वंद्व समास में क्या होता है? जल और वायु, जल और वायु, माता और पिता, माता पिता, पुत्र पुत्री, जल वायु, माता पिता, राजा रानी, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। ये सब क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है कि एक दूसरे से अटैच रहे, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन, जल वायु, माता पिता, ये सब क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। और द्विगु समास में तो आप लोग देख ही लिए कि अगर संख्या का जिक्र है तो वह द्विगु समास है। तो द्वंद्व समास और द्विगु समास इस वीडियो में आज के बाद अगर भूल रहे हैं तो वह आपका मनोबल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा कि आप भूल रहे हैं इस वीडियो के इतना तिल के तार करने के बावजूद। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते 8वां क्वेश्चन पे आ गए। 8वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग कहाँ हुआ है यह बताना है आपको। यहाँ बोल रहा है कि सिपाही लड़ता है, सिपाही सोता है, सिपाही दौड़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है। तो ये क्या बोल रहा है कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया, हम इससे पीछे क्या बताए थे कि सकर्मक क्रिया मतलब क्या कि रानी पत्र लिख रही है। यह क्या है? सकर्मक क्रिया है कि पत्र लिख रही है, वही रानी रो रही है, यह अकर्मक क्रिया हो गया। तो यहाँ आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि सकर्मक क्रिया कौन है? तो सिपाही लड़ रहा है, अकर्मक क्रिया है।
सिपाही सोता है अकर्मक है, सिपाही दौड़ता है अकर्मक है। लेकिन यह क्या रहा है, सिपाही चोर को पकड़ता है। सिपाही क्या कर रहा है, चोर को पकड़ता है। तो पकड़ता है तो यही तो हो गया सकर्मक क्रिया। यह क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। यह क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। यह क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। सिपाही चोर को पकड़ता है, यह क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। रानी पत्र लिख रही है, यह भी सकर्मक क्रिया है। रानी रो रही है, यह अकर्मक क्रिया है। वही बात यहाँ है कि सिपाही चोर को पकड़ता है। सिपाही किसको पकड़ रहा है, चोर को पकड़ रहा है। तो यह क्या है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए सकर्मक क्रिया भी आप जान गए होंगे, आशा करते हैं। 8वां क्वेश्चन हो गया आपका। 9वां क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अभी बताए हैं आप लोगों को कि उपसर्ग। आप लोग अगर जरा सा तैयारी कर रहे हैं हिंदी से संबंधित, तो इस वीडियो का आप लोग रोक लीजिए और उसके बाद आप बताइए कि आकर्षण क्या है। आकर्षण, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है, आकर्षण में क्या है, कौन सा उपसर्ग है। तो पहले बताए थे कि यह न है, पीछे से लिखो न, स, अक। तो यह क्या है, कर्षण हो गया। यह क्या है, कर्षण। तो कर्षण तो शब्द होता है लेकिन कर्षण नहीं है। उसमें अगर आ लगा दिए, उसमें क्या लगा दिए हम, आ लगा दिए, तो यह शब्द क्या हो गया, आकर्षण हो गया। क्या हो गया, आकर्षण हो गया। तो आकर्षण जो हो गया, तो उसमें कर्षण शब्द में कौन सा शब्द मिलके रोचकता पैदा कर दिया है, आ शब्द मिलके क्या किया, इस शब्द को रोचकता पैदा कर दिया, आकर्षण बना दिया। कर्षण पहले था, उसमें आ जुट गया तो क्या हो गया, आकर्षण। तो आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आप लोग पता चल गया हो गया कि आ शब्द का, आ शब्द का क्या है, उपसर्ग, आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। तो आज आप लोग उपसर्ग भी अच्छा से समझ गए होंगे। ऐसा ही आशा करेंगे कि हम आप जो वीडियो लाएंगे वह परिचय से संबंधित कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने जिक्र करूंगा, जिससे आपको परिचय भी समझ में आ जा सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन पे। और इस वीडियो में मात्र 10% रहेगा, जो 10% अपने आप में बारूद समान पर्सन रहेगा। कौन समान रहेगा, बारूद समान पर्सन रहेगा। और पूरे एक एक क्वेश्चन को तिल के तार बना दिया जाएगा आपके सामने इस वीडियो में। सिर्फ आप लोग तन और मन और धन तीनों चारों से जुट के पढ़ाई में लगे रहिए। अभी 6 महीना जीडी का एग्ज़ाम है, बहुत है भैया, बहुत है, बहुत समय है। ठीक है, बने रहिए आप इस वीडियो में और पढ़ते रहिए। देखिए, यह है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। व्याकरण कहते हैं, बोली कहते हैं, लिपि कहते हैं और भाषा कहते हैं। ठीक है, एक चिन्ह जो पूरे शब्द को बदल दे या वाक्य को बदल दे, एक चिन्ह, और क्या होता है, एक चिन्ह जो शब्द और वाक्य को ही बदल दे। ठीक है, तो इसको हम वैसे नहीं समझ पाइएगा, हम एक उदाहरण देके आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। लिखने का प्रयास कर रहे हैं, लिखने का प्रयास यह कर रहे हैं कि बैठ मत जा, बैठ मत जा। ठीक है, आप भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, व्याकरण ए है, बी में है बोली, सी में है लिपि और डी में है भाषा। अब ये हम लिख दिए कि बैठ मत जा, क्या हो गया, बैठ मत जा। ठीक है, अगर हम यही अगर ऐसे कर देते हैं, कोमा लगा दिए, कोमा अगर लगा दिए तो यहाँ क्या होता है, अगर हम क्या किए हैं, कोमा लगा दिए, तो ये क्या बोला कि बैठ मत जा, बैठ मत जा। देखिए, ये शब्द पहले क्या था कि बैठ मत जा। ठीक है, अब यहाँ अगर एक हम कोमा लगा दिए तो इसका इफेक्ट देखिए कितना, मतलब इस वाक्य पे पढ़ रहा है, बोल रहा है कि बैठ मत जा,
बैठना नहीं है, जा। ये बोल रहा है कि बैठ मत, जा जा, बैठ मत, जा जा। देखिए एक वाक्य को मतलब कोमा लगाने से क्या होता है कि बैठ मत, जा जा। और एक शब्द ये लिखिए, और एक शब्द आप इसको ज़रा देखिए कि बैठ क्या है, बैठ फिर मत और जा। यही कोमा अगर यहाँ हम लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, बैठ मत जा यार, बैठ मत जा यार। यहाँ क्या बोल रहा है कि बैठ मत जा यार, जा तुम्हारा ज़रूरी नहीं है। यहाँ क्या बोल रहा है कि बैठ मत जा यार, तुम्हारा ज़रूरी नहीं है। और यहाँ क्या बोल रहा है कि बैठ मत जा यार। तो यही है जो एक कोमा लगाने से आपको कितना इफेक्ट पड़ रहा है सवाल में। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। एक चिन्ह जो पूरे शब्द और वाक्य को ही बदल दे उसे हम लिपि कहते हैं। यहाँ क्या है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, तो लिपि कहते हैं। तो चलिए, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू।